हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आगे के जो पार्ट्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक इफेक्ट है जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। तो आज की हेडिंग है वो है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, आज की हेडिंग है वो है कॉम्पटन इफेक्ट। चलिए देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट किसे कहते हैं। तो अगर हम फोटोन की स्कैटरिंग कराते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो इसे हम क्या कहते हैं, जनरली क्वांटम इफेक्ट का नाम देते हैं। तो अगर इस इफेक्ट के बारे में हम लोग देखें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ अ फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। यानी कि यहाँ पर मेन पॉइंट्स क्या है इसके, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर फोटोन, यानी कि जिसे हम एनर्जी बंडल्स कहते हैं या इंसिडेंट रे कहते हैं, तो फोटोन की स्कैटरिंग कराते हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है विकिरण, ठीक है, या प्रकीर्णन कहते हो आप, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हो। तो स्कैटरिंग ऑफ फोटोन यानी कि फोटोन का प्रकीर्णन कराते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, और कॉम्पटन इफेक्ट में ये बात ध्यान में रखना है कि एनर्जी एंड मोमेंटम्स रिमेन कंजर्व्ड। तो इसमें एनर्जी एंड मोमेंटम क्या रहती है, मोमेंटम ये कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, कंजर्व्ड रहता है अर्थात संरक्षित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो स्कैटर्ड फोटोन विल हैव लेस एनर्जी एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन। यानी कि अगर हम बात करें तो जो फोटोन आ रही थी और जो स्कैटर्ड हो गई, उस स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी होती है वो लेस होती है, कम होती है। तो स्कैटर्ड फोटोन will have less एनर्जी अगर लेस है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मोर वेवलेंथ से है। ठीक है, लेस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसी होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में तो स्कैटर्ड फोटोन विल हैव लेस एनर्जी, और लेस एनर्जी का मतलब होता है मोर वेवलेंथ। ठीक है, देन इंसिडेंट फोटोन यानी कि जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है, यानी कि जो आपतित हो रही है फोटोन, उससे कम होती है। इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ क्या होती है, लोअर होती है, लोअर वेवलेंथ। इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, लोअर होती है, अर्थात कम होती है। ठीक है, तो स्कैटर्ड फोटोन विल हैव लेस एनर्जी, यानी कि मोर वेवलेंथ यहाँ पे है अगर देखा जाए, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है, लोअर वेवलेंथ, यानी कि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एनर्जी लॉस्ट बाय द फोटोन इज टेकन बाय इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो एनर्जी लॉस होती है किसके स्कैटरिंग से, यानी कि फोटोन के स्कैटरिंग से, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो एनर्जी लॉस बाय फोटोन is absorbed by electron in the form of kinetic energy, अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में ये क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे जो एनर्जी लॉस्ट हुई है, यानी कि एनर्जी लॉस्ट बाय
फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो द चेंज इन वेवलेंथ ड्यू टू कॉम्पटन इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो चेंज इन वेवलेंथ होता है, किसमें, चेंज इन वेवलेंथ जो होता है, यानी कि अभी मैंने बताया कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ कम है, वहीं पे जो आपका एक तरीके से स्कैटरिंग फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो जो वेवलेंथ में चेंज आया इसी को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। क्या नाम देते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है चेंज इन वेवलेंथ is known as Compton shift, is known as Compton shift। change in wavelength is known as Compton shift। इसी को हम क्या कहते हैं, Compton shift का नाम देते हैं, ठीक है। Compton shift को जनरली हम किस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, लेमडा एफ माइनस लेमडा आई, लेमडा एफ माइनस लेमडा आई इक्वल टू डेल्टा लेमडा। तो ये जो वेवलेंथ का शिफ्ट हुआ, वेवलेंथ में जो चेंज आता है इसी को कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। और ये कब मिलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जो फाइनल वेवलेंथ है उसमें से इनिशियल वेवलेंथ को आप क्या कर दें, माइनस कर दें, यानी कि जो आपका फोटोन स्कैटर्ड हुआ है उसका वेवलेंथ तो ज़्यादा है। ये किसका है, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो चुकी है, स्कैटर्ड फोटोन ये ज़्यादा है, और वहीं पे ये है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा थी। तो अगर देखा जाए इसकी एनर्जी ज़्यादा थी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। यानी कि आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य है, और ये किसका है, प्रकीर्णित फोटोन का क्या है, तरंगदैर्घ्य की वैल्यू है, ठीक है। और इसे हम कॉम्पटन शिफ्ट का नाम देते हैं। और डेल्टा लेमडा को हम कुछ फॉर्मूले से लिख सकते हैं, वो कितना है, डेल्टा लेमडा इक्वल टू, यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालें कॉम्पटन शिफ्ट का तो वो होता है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि डेल फाइव लेमडा फाइव माइनस लेमडा इक्वल टू डेल्टा लेमडा। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 माइनस कॉस फाइव के टर्म में भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे फाइव क्या है, वो है जो स्कैटर्ड फोटोन है वो कितने एंगल पर जा रहा है। यानी कि अगर हमारे पास मान लेते हैं डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएं तो हमारे पास एक इंसिडेंट फोटोन है और वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कैसा है, रेस्ट में है। इलेक्ट्रॉन है जो कैसा है, रेस्ट में है। तो इलेक्ट्रॉन से फोटोन के टकराने के बाद फोटोन तो स्कैटर्ड हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी रिकॉइल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये वेव है, ठीक है। ये मान लेते हैं क्या है, आपका वेव है। वो भी किसका वेव है, यहाँ पे सपोज दैट ये है आपका वेव, और ये जो वेव है यहाँ पे ये फोटोन है, एक इंसिडेंट फोटोन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा गया है जो कि कैसा है, रेस्ट में रखा गया है। एक टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है, टारगेट इलेक्ट्रॉन है जो कि किस में रखा गया है, रेस्ट में, यानी कि विरामावस्था में रखा गया। तो जब टारगेट इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट फोटोन क्या करेगा, हिट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल हो जाएगा, यानी कि अपने एक्सिस से किसी एंगल पे ये मूव करने लगेगा। और वो एंगल अगर हम देखें तो ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करने लगा ऐसे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। और साथ ही साथ जो फोटोन है वो फोटोन भी क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, वो भी कितने एंगल पे मान लेते हैं, इस एक्सिस से किसी एंगल पे। ये मान लो आपका फोटोन क्या हो गया, ऐसे चला गया, इस एंगल का नाम देते हैं फाई। और ये फोटोन की क्या है, यहाँ पे अगर देखी जाए तो ये डायरेक्शन है, वो कैसे फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन है, ठीक है।
तो ये था इंसिडेंट फोटोन, ये था आपका कौन सा फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन। ये कैसी फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। इसी के साथ साथ ये आपका क्या है, रिक्वायलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वायलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, थीटा जो है ये इलेक्ट्रॉन के रिक्वायलिंग का एंगल है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो फाई है वो आपके टारगेट जो फोटोन है यानी कि इंसिडेंट फोटोन है, इसका अगर देखा जाए तो स्कैटर्ड फोटोन में परिवर्तन कहाँ से होता है, इस एंगल पे होता है, फाई एंगल पे होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये बात ध्यान में रखना है कि इसकी वेवलेंथ लेमडा इनिशियल होती है, इसको मैंने लेमडा इनिशियल से यहाँ दिखाया है, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और यहाँ पे स्कैटर्ड फोटोन का जो वेवलेंथ है इसको हम लेमडा एफ से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन की कुछ एनर्जी है जो किसके बराबर, एच न्यू के बराबर, किसके बराबर, एच न्यू के बराबर इसकी एनर्जी होती है। और इसकी स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश है। स्कैटर्ड फोटोन को अगर देखेंगे तो इसकी एनर्जी कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ जो है ये कम होता है और ये वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसीलिए जो वेवलेंथ का शिफ्ट है उसी वेवलेंथ के शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट का नाम देते हैं। और जैसा कि आपको फार्मूला ऊपर दिख रहा है, ये फार्मूला कौन सा है, यहाँ पे डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, ठीक है, 1 माइनस कॉस 5, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला है, जहाँ पे फाई जो है वो ये एंगल है स्कैटर्ड फोटोन की एक्सिस मिनिमम या मिड से दूरी, या एक तरीके से एंगल बोल सकते हैं आप इसको। फाई की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो फाई की वैल्यू 0 रखने पर डेल्टा लेमडा कितना आएगा, 0, यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट बिल्कुल 0 होगा, ठीक है। अगर फाई की वैल्यू आप कितनी रखते हैं, इफ फाई इक्वल टू 0, तो उस फॉर्मूले से जब आप निकालेंगे तो डेल्टा लेमडा इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, वो भी 0 के बराबर मिलेगा। डेल्टा लेमडा कितना मिलेगा, 0। फाई की वैल्यू 90 डिग्री अगर आप रखते हैं, फाई की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री रखते हैं तो 90 डिग्री के लिए डेल्टा लेमडा यानी कि cos 90 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0, तो 1 से बचेगा, 1 माइनस 0 1, और आपको मिलेगा डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी। और एच अपॉन एम नॉट सी को अगर सॉल्व करेंगे तो 0.24 नैनोमीटर आता है। कितना आता है, 0.24 नैनोमीटर के बराबर वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर फाई की वैल्यू 180 कर देते हैं, फाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री ऐसा कर देते हैं, तो ऐसे समय में 180 का फॉर्मूला होता है cos 180 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ऐसे समय में डेल्टा लेमडा इक्वल टू आएगा 2h अपॉन एम नॉट सी, कितना आएगा, 2h अपॉन एम नॉट सी। और 2h अपॉन एम नॉट सी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.48 नैनोमीटर, इसका जस्ट डबल, h अपॉन एम नॉट सी आपका 0.24 है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दियो आप, तो इसका जस्ट डबल यानी कि 0.48 नैनोमीटर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इसके सिचुएशन थे जहाँ पर आपने इन सभी को देखा। और अगर हम देखें तो 0.48 नैनोमीटर ये सभी के सभी कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाते हैं, यानी कि अगर देखें तो कॉम्पटन वेवलेंथ यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम कॉम्पटन वेवलेंथ कितना होगा, डिफरेंस यानी कि शिफ्ट कितना होगा, वो होगा 0.48 नैनोमीटर के बराबर होता है। क्लियर। तो ये तो हो गई कॉम्पटन शिफ्ट से रिलेटेड यहाँ पे बात हो गई, और कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। अब हम बात करेंगे एक्स रेज के बारे में। किसके बारे में, एक्स रेज के बारे में। तो कॉम्पटन इफेक्ट आप समझ गए, इनके पॉइंट्स भी समझ गए, फॉर्मूला भी समझ गए आप। इसी के साथ साथ ये जो मैंने अभी बताया इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड आपके कोई भी ऑप्शन दिए होते हैं तो इन्हीं ऑप्शंस में से आप मैच करेंगे। जैसे कि सपोज दैट क्वेश्चन में फाई की वैल्यू गिवन है, और फाई की वैल्यू आप सब यहाँ पे नहीं समझेंगे कि फाई है क्या। तो फाई का मतलब होता क्या है, स्कैटर्ड फोटोन की जो मीन एक्सिस है, इंसिडेंट फोटोन की जो डायरेक्शन थी उससे जो एंगल बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। यहीं पे 0 होगा तो डेल्टा फाई कितना होगा आपका, 0 होगा, किसी प्रकार का शिफ्ट नहीं होगा। 90 डिग्री होगा तो
शिफ्ट होगा, बस वहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्डा अपॉन एम नॉट सी होगा, वहीं पे 180 डिग्री पूरी तरीके से एंगल घूम गया तो यहाँ पे 2h अपॉन एम नॉट सी के बराबर वैल्यू आती है। क्लियर। चलिए एक्सरे अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक्सरेज अगला टॉपिक है आपका। अगला टॉपिक आपका इस लेक्चर के अंतर्गत वो है यहाँ पर एक्सरेज। एक्सरेज, ठीक है। चलिए अगर हम एक्सरेज की बात करें, ठीक है, तो इसको डिस्कवर किसने किया था, रॉन्टजन नामक साइंटिस्ट ने किया था, और इसीलिए इनको रॉन्टजन रेज भी कहते हैं, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नाम था रॉन्टजन, डिस्कवर्ड बाय ठीक है रॉन्टजन, डिस्कवर्ड बाय रॉन्टजन, और इसी नाते इसको क्या कहा जाता है, रॉन्टजन रेज भी कहा जाता है, ठीक है। आल्सो नोन एज रॉन्टजन रेज, ठीक है, इसको इसीलिए रॉन्टजन रेज भी कहा जाता है। अगर बात करें तो इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है, रॉन्टजन डिस्कवर्ड that when pressure inside a discharge tube is kept 10 की पावर माइनस 3 mm of Hg and 10 to the power minus 3 mm of Hg पे हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में क्या रखते हैं, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं या प्रेशर को हम एक फिक्स कर देते हैं, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस को 25 किलो वोल्ट रखते हैं, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 25 किलो वोल्ट है। तो ऐसे समय में जो अननोन रेडिएशंस हैं वो एनोड से क्या होते हैं, एमिट होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो रॉन्टजन ने जो एक्सरे प्रोड्यूस किया था वो किसके थ्रू किया था, डिस्चार्ज ट्यूब, जिसका नाम था कूलिज एक्सरे ट्यूब। क्या नाम था, कूलिज एक्सरे ट्यूब, ठीक है। यानी कि इन्होंने जनरली डिस्चार्ज ट्यूब का प्रयोग किया था, डिस्चार्ज ट्यूब, जिसे कूलिज एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं, कूलिज एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे, बट फिर भी यहाँ पे समझो आप, प्रेशर कितना रखा गया था, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे कितना रखा गया, वो था आपका 10 to the power minus 3 mm of Hg, mm of Hg, ठीक है। और इसी के साथ साथ प्रेशर के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे वोल्टेज की सप्लाई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा गया था, हाई पोटेंशियल डिफरेंस था, लो प्रेशर था और हाई पोटेंशियल डिफरेंस था, जिसकी वैल्यू 25 किलो वोल्ट के बराबर थी। कितनी थी, 25 किलो वोल्ट के बराबर थी, ठीक है। और ऐसे करने पर यहाँ पे क्या हुआ, एक्सरे एमिशन हुआ बाय एनोड, और इन सब के कारण एक्सरेज आर इमिटेड फ्रॉम एनोड, एक्सरेज आर इमिटेड फ्रॉम एनोड, ठीक है। एक्सरेज का यहाँ से क्या हुआ, एनोड से एमिशन होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। वो 3 इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और जो टारगेट हो यानी कि जो एनोड है वो आपका हाई एटॉमिक वेट और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए, ठीक है, जिस पर हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स जाके टकरा सकें, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसके लिए
देखें कि एक्सरेज के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो यहाँ पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में, वो है आपका यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए, ताकि जहाँ से हम बहुत ही हाईली स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा सकें, निकाल सकें। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का स्रोत होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगला है इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एक्सेलरेटेड। इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड मतलब इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित करने के लिए, यानी कि उनकी गति बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, एन अरेंजमेंट टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो टारगेट है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे, तो टारगेट जो है वो हाई एटॉमिक वेट का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाई एटॉमिक वेट का होना चाहिए, और साथ ही साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए। हाई एटॉमिक वेट का होना चाहिए और हाई मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, यानी कि उच्च परमाणु भार और उच्च गलनांक का यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास टारगेट मेटल होना चाहिए। टारगेट मेटल होना चाहिए जिसको हम एनोड के रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके एक्सरे के प्रोडक्शन के बारे में। एक्सरे के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि एक्सरे जो हैं, यानी कि जो एक्स किरणें हैं, इनको साइंटिस्ट रॉन्टजन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, और इसी कारण इनको रॉन्टजन रेज भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो रॉन्टजन ने डिस्कवर कैसे किया था, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब द्वारा डिस्कवर किया, जैसे कूलिज एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं या कूलिज एक्सरे नलिका भी कहते हैं, जिसमें 10⁻³ mm का लो प्रेशर रखा गया था, और साथ ही साथ हाई पोटेंशियल डिफरेंस 25 किलो वोल्ट के आसपास हाई पोटेंशियल डिफरेंस रखी गई थी, और इसके थ्रू आपका एक्सरे का प्रोडक्शन किया गया था। और ये एक्सरे कहाँ से निकला था? एनोड, जो कि यहाँ पे टारगेट मेटल का कार्य करता है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन एक सोर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का अरेंजमेंट होना चाहिए, और टारगेट मेटल होना चाहिए। टारगेट मेटल जो है वो हाई पोटेंशियल हाई मेल्टिंग पॉइंट और साथ ही साथ हाई एटॉमिक वेट का होना चाहिए, जिससे कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन उस पर पड़े और इलेक्ट्रॉन पड़ने स्ट्राइक करने के कारण उस पर जो हीट उत्पन्न हो उससे वो मेल्ट ना करे। अगर मेल्ट कर जाएगा तो एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ पर क्या होना चाहिए? मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे किसके बारे में? एक्सरे के बारे में। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कूलिज एक्सरे ट्यूब के बारे में, ठीक है। कूलिज एक्सरे ट्यूब के बारे में चलिए देखते हैं कूलिज एक्सरे ट्यूब क्या कहता है। अगला है हेडिंग, वो है कूलिज एक्सरे ट्यूब के बारे में। कूलिज एक्सरे ट्यूब, ठीक है, जिसमें से एक्सरे का प्रोडक्शन कराया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कूलिज एक्सरे ट्यूब कहते हैं। तो अगर हम कूलिज एक्सरे ट्यूब की बात करें तो ये जनरली ग्लास ट्यूब का बना होता है, ठीक है, जिसमें कैथोड और एक टारगेट होता है जिसे हम जनरली फिलामेंट का नाम देते हैं, ठीक है, जिसे हम एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं, फिलामेंट टाइप एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कैथोड जो है वो जनरली टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर देखें तो इस फिलामेंट पर, यानी कि जो टंगस्टन फिलामेंट है वो बेरियम के ऑक्साइड या स्ट्रोंशियम के ऑक्साइड की उस पर क्या होती है? कोटिंग होती है, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम टेम्परेचर पर आसानी से क्या हो सकें? इमिट हो सकें, ठीक है।
और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिलामेंट को मॉलिब्डेनम सिलेंडर से सराउंड किया जाता है। मॉलिब्डेनम का एक सिलेंडर होता है, इससे क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। और जो मॉलिब्डेनम का सिलेंडर है यानी कि बेलन है, उसको निगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टारगेट, यानी कि उसको कैसे रखा जाता है, निगेटिव पोटेंशियल पे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। यहीं पे टारगेट जो है आपका कैसा होना चाहिए, हाई एटॉमिक वेट और हाई मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सरे ट्यूब के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अगर एक्सरे ट्यूब का देखें, कोलिज एक्सरे ट्यूब का, तो वो है कि ग्लास ट्यूब का बना होता है। ठीक है, ग्लास ट्यूब यानी कि एक शीशे की नलिका होती है, कंटेनिंग कैथोड एंड टारगेट एनोड, कैथोड एंड टारगेट एनोड। ठीक है, किसका बना होता है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्लास ट्यूब होता है जो कि किसका बना होता है, कैथोड को कंटेन करता है और साथ ही साथ यहाँ पे टारगेट एनोड को कंटेन करता है। ठीक है, तो कोलिज ट्यूब को हम जनरली फिलामेंट टाइप एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट टाइप एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर बात करें तो कैथोड में आपका क्या पाया जाता है, टंगस्टन फिलामेंट पाया जाता है। कैथोड में अगर हम बात करें, जो कि निगेटिव प्लेट है इसकी, उसमें क्या होता है, टंगस्टन, जिसे W से डिनोट करते हैं, फिलामेंट पाया जाता है। यानी कि टंगस्टन एलिमेंट का यहाँ पे क्या पाया जाता है, फिलामेंट पाया जाता है। और जो टंगस्टन एलिमेंट का यहाँ पे फिलामेंट होता है, उसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है, कोटेड बाय ऑक्साइड्स ऑफ बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, ओआर और स्ट्रोंशियम। यानी कि इस पर अगर हम देखें तो बेरियम या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। किसकी? बेरियम ऑक्साइड्स की या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम टेम्परेचर पर निकलते हैं। ड्यू टू दिस कोटिंग emission of electrons take place at very low temperature, जिसके कारण यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ही कम ताप पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, जो फिलामेंट है आपका टंगस्टन फिलामेंट, उसको चारों तरफ से मॉलिब्डेनम सिलेंडर से क्या करते हैं, सराउंड कर देते हैं। टंगस्टन फिलामेंट सराउंडेड बाय एमओ सिलेंडर। एमओ सिलेंडर मतलब यहाँ पे मॉलिब्डेनम का सिलेंडर होता है जिससे इसको सराउंड कर देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ उसको निगेटिव पोटेंशियल भी देते हैं, इसको निगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टारगेट, यानी कि जो टारगेट है जिसे एनोड कहते हैं उसके अगेंस्ट इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया जाता है। कैसा दे दिया जाता है? इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है। क्लियर? इसी के साथ साथ ये तो बात हो गई कैथोड के बारे में। इसमें कैथोड और टारगेट एनोड है, तो कैथोड के बारे में हमने पूरी तरीके से बात कर ली। अब एनोड कैसा होता है, यानी कि जो टारगेट है वो कैसा होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जो आपका एनोड होगा, एनोड का पोर्शन यानी कि जिसे टारगेट कहते हैं, वो कैसा होता है, तो जैसे मैं बता चुका हूँ, हाई एटॉमिक वेट और हाई मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे टारगेट के बारे में। ठीक है, जिसे हम एक तरीके से क्या कहेंगे, एनोड का नाम देते हैं, जिस पर जाके इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, टारगेट का नाम देते हैं। तो अगर हम टारगेट की बात करें तो ये भी आपका टंगस्टन या मॉलिब्डेनम का बना होता है, और ये जो आपका टंगस्टन या मॉलिब्डेनम है ये कॉपर ब्लॉक में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है,
कॉपर ब्लॉक में एम्बेडेड होते हैं। यानी कि टारगेट में 3 मेन क्वालिटी होनी चाहिए, वो है हाई एटॉमिक वेट। क्या होना चाहिए? हाई एटॉमिक वेट, यानी कि उच्च अणुभार होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हाई यहाँ पर एटॉमिक वेट के साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। और इसी के साथ साथ हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी होनी चाहिए। हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे टारगेट आयन के लिए या टारगेट एटम के लिए होता है। हाई एटॉमिक वेट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी, जिसे उच्च उष्मीय चालकता भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च उष्मीय चालकता होनी चाहिए, अणुभार ज़्यादा होना चाहिए और गलनांक भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये जनरली किसके बने होते हैं? टंगस्टन के या फिर मॉलिब्डेनम के। और टंगस्टन और इनकी प्रॉपर्टी होती है, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम, इन ये आपके जो एलिमेंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। यानी कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, हाई एटॉमिक वेट भी है और साथ ही साथ थर्मल कंडक्टिविटी भी इनकी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और ये जो आपने टंगस्टन या मॉलिब्डेनम देखा है ये एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड इन कॉपर ब्लॉक। कॉपर ब्लॉक में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, कॉपर ब्लॉक में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉपर ब्लॉक में एम्बेडेड करने का यहाँ पे मतलब क्या है? रीजन इसलिए इनको हम क्या करते हैं? एम्बेडेड करते हैं क्योंकि जो कॉपर है वो एब्जॉर्बर का भी काम करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर देखें तो टारगेट का फेस हम इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम से 45 डिग्री पे करते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से टारगेट का फेस होगा। अगर लाइट इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे जा रही है तो टारगेट ऐसे रखा होता है ताकि वो इंसिडेंट करा के हम एक जगह उसको पा सकें। यानी कि वो 45 डिग्री पे क्या होता है? एंगल पे होता है। टारगेट जो है उसका जो फेस है वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम से 45 डिग्री पर रखा होता है। एट 45 डिग्री विथ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, जो इस पर इलेक्ट्रॉन बीम्स आ रहे हैं उससे 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो फिलामेंट है अब हम उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं और हीट करने के लिए हम उसमें करंट क्या करते हैं? फ्लो कराते हैं। वो भी हाई पोटेंशियल पर, लगभग 10 किलो वोल्ट से 80 किलो वोल्ट के पोटेंशियल पर हम उसको भेजेंगे। और ऐसे समय में कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं जो कि फिलामेंट से निकलते हैं और वो कहाँ पहुँचते हैं? टारगेट की तरफ पहुँचते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये तो आपने पढ़ लिया, एनोड कैसा होगा यानी कि टारगेट कैसा होगा, कैथोड कैसा होगा ये भी आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िए इसके बारे में, वो क्या है कि करंट को कैसे प्रोड्यूस कराते हैं। तो हम पहले फिलामेंट को हीट करते हैं। अगला स्टेप है हीटिंग ऑफ फिलामेंट। कौन सा? कैथोड का फिलामेंट जो है उसको हीट करते हैं। हीटिंग ऑफ फिलामेंट किसके द्वारा? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह करा करके, विद्युत धारा का प्रवाह करा करके हम क्या करते हैं? फिलामेंट को हीट करते हैं, कैथोड फिलामेंट को हीट करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर कैथोड और टारगेट के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड टारगेट। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता कितना है? यानी कि इसका विभवांतर कितना होता है? वो होता है 10 किलो वोल्ट से 280 किलो वोल्ट। ठीक है, अप्रॉक्स यहाँ तक का यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो फिलामेंट से निकलते हैं वो क्या हो जाते हैं? इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस
ठीक है, इस विभवांतर के कारण इमिटेड फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स बिकम एक्सेलरेटेड, इनमें त्वरण आ जाता है। ये क्या होते हैं, एक्सेलरेट करने लगते हैं, त्वरित हो जाते हैं, यानी कि बड़ी तीव्र गति से ये किसकी तरफ बढ़ते हैं, टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और यहां पे दीज हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम्स are focused towards टारगेट। अब हम इनको क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम्स जो निकल रहे हैं हाई एनर्जेटिक, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा हाई है, इनका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये किसकी तरफ अब भागेंगे, टारगेट की तरफ इनको क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी कि लगभग 98% एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और लगभग कितना 98% एनर्जी इसकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कूलिज एक्सरे ट्यूब से अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लगभग 98% जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और इस एनर्जी का यानी कि जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जेटिक हैं, और हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, एनोड पर जाकर टारगेट करते हैं, एनोड पर जाकर वो क्या होते हैं, एक तरीके से स्ट्राइक करते हैं, तो उसका 98% तो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है, बट जो 2% एनर्जी है इसी के द्वारा हम एक्सरे का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि ओनली 2% ऑफ दिस एनर्जी produces X-rays, only 2% of this energy produces X-rays, यानी कि सिर्फ 2% इसकी जो ऊर्जा होती है वो एक्सरे का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक्सरे ट्यूब के यानी कि कूलिज ट्यूब के ऑपरेशन के दौरान यानी कि उसके हैंडलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है, ह्यूज क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है, और जो कि कहाँ से, टारगेट से यानी कि एनोड से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये जो हीट है ये आपका कॉपर एनोड से क्या होता है, कंडक्ट होता है, यानी कि अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द ट्यूब अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन दिस टारगेट, यानी कि टारगेट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट यानी कि उष्मा का प्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ अगर देखें दिस हीट इज कंडक्टेड थ्रू द कॉपर एनोड टू द कूलिंग फिन्स फ्रॉम वेयर इट डिसिपेटेड बाय रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, यानी कि ये जो आपका हीट है उसको हम कूलिंग फिन्स की तरफ भेज देते हैं, जहाँ से ये कन्वेक्शन या एक तरीके से रेडिएशन के थ्रू क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, एक्सरे के प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है लेड एब्जॉर्बर भी लगाया जाता है, जो कि एक्सेस में जो लेड चैम्बर है वो क्या करता है, एक्सेस में जो एक्सरे है उसको क्या कर लेता है, एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और सिर्फ लिमिटेड मात्रा जो एक्सरे की होती है वो हमारे फिजिकल बॉडी पे क्या होता है, जाके इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक्सरे जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड एक्सरे और एक होता है सॉफ्ट एक्सरे। जो आपके एक्सरेज हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, और उनका यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। वो नाम कौन कौन सा है, अगर हम टाइप्स ऑफ एक्सरेज की बात करें, ठीक है, किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एक्सरेज की अगर हम बात करें ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ एक्सरेज
ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ एक्सरेज की बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार की एक्सरेज होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला है हार्ड एक्सरे और दूसरा है वो है सॉफ्ट एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज, तो एक है हार्ड एक्सरेज और दूसरा क्या है यहाँ पे, वो है सॉफ्ट एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज की अगर हम बात करें तो इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। हार्ड एक्सरेज की बात करें तो मोर पेनिट्रेशन पावर, यानी कि इनकी जो भेदन क्षमता होती है ये बहुत ही ज़्यादा होती है, मोर पेनिट्रेशन पावर होती है। इसी के साथ साथ अगर हम फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखें तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, मोर फ्रीक्वेंसी। और इसका जो ऑर्डर होता है लगभग 10⁻19 हर्ट्ज का होता है, ठीक है। यानी कि मोर पेनिट्रेटिंग पावर होती है इनकी। यानी कि अगर हम देखें तो जो हार्ड एक्सरे होती हैं ये डीप बोन्स में जाकर के उसकी जो इमेज है उसको क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। इसी के साथ साथ अगर देखें तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और ऐसे समय में इनकी जो वेवलेंथ का रेंज होता है अगर हम देखें तो लेस वेवलेंथ होता है या लेसर वेवलेंथ, और इनकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो 0.1 से 0.4 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 0.1 से 0.4 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। यानी कि 0.1 से अगर देखा जाए तो 0.4 या कभी कभी जो रेंज है 0.1 से 4 एंगस्ट्रॉम के बीच में भी इनकी होती है। सॉफ्ट एक्सरे की अगर हम बात करें तो जस्ट इनके अपोजिट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। अगर हम सॉफ्ट एक्सरे की बात करें तो इनका पेनिट्रेशन पावर कैसा होता है, लेस होता है। तो लेस पेनिट्रेशन पावर, लेस पेनिट्रेशन पावर। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी भी इनकी कम होती है, लेसर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू हार्ड एक्सरे। फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू हार्ड एक्सरे अप्रॉक्स 10⁻16 हर्ट्ज के आसपास इनका ऑर्डर होता है। और अगर देखा जाए वेवलेंथ तो वेवलेंथ इनका ज़्यादा होता है, मोर वेवलेंथ। इनका जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है और जो वेवलेंथ है वो 4 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। 4 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में इनकी वेवलेंथ होती है। यहीं पे अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें एक्सरे की तो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। अगला हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। अभी मैंने टाइप्स ऑफ एक्सरे बताया दो तरीके के, हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे। हार्ड एक्सरे का पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बट वेवलेंथ क्या है, कम है। वहीं पे अगर हम सॉफ्ट एक्सरे की बात करें तो पेनिट्रेटिंग पावर कम है, फ्रीक्वेंसी कम है और साथ ही साथ यहाँ पे वेवलेंथ इनकी ज़्यादा है, ठीक है। वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनका क्या होता है, नेचर होता है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की बात करें तो इनके ट्रेवल के लिए, इनके प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है और इनका जो वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से, जैसा कि मैंने अभी लिखा था यहाँ पे कि जो आपका हार्ड एक्सरे है उसका वेवलेंथ 0.1 to 4 एंगस्ट्रॉम है और वहीं पे सॉफ्ट एक्सरे का वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रॉम to 100 एंगस्ट्रॉम है। तो एक्सरे का जो वेवलेंथ का रेंज है वो कितना है, लेमडा का जो रेंज है वो है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच इनका क्या होता है, वेवलेंथ की रेंज होती है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो लाइट के कंपैरिजन में जो एक्सरे का वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है।
wavelength of X-ray is very low in comparison to wavelength of light, यानी कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एक्सरे का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि ये अगर देखा जाए तो लाइट एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, यानी कि वेरी हाई एनर्जी इनके पास होती है। जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, एक्सरेज की अगर हम बात करें तो ये इनविजिबल होते हैं। एक्सरेज आर इनविजिबल, अदृश्य होते हैं, अर्थात ये दिखाई नहीं देते। यहीं पे अगर हम बात करें तो इनकी स्पीड जो है वो लगभग लाइट की स्पीड से अगर देखी जाए तो इनकी जो स्पीड होती है वो जनरली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, यानी कि प्रकाश की चाल के लगभग बराबर इनकी भी चाल होती है। इसी के साथ साथ अगर हम इनकी और भी प्रॉपर्टी देखें तो इनको हम रॉन्टिजन में मेजर करते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो इनका आयोनाइजेशन पावर जो है, यानी कि आयोनाइज करने की जो क्षमता होती है या जिसे हम आयनीकरण क्षमता भी कहते हैं, इसको हम किस में मेजर करते हैं, रॉन्टिजन में मेजर करते हैं। ठीक है, रॉन्टिजन ने ही इसे खोजा था और इसीलिए इसको रॉन्टिजन रेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी जो आयोनाइजेशन पावर है, आयोनाइजेशन पावर इसको हम किस में मेजर करते हैं, मेजर्स इन रॉन्टिजन। ठीक है, ये यूनिट है आयोनाइजेशन पावर एक्सरे की मेजर करने की। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक्सरे किसी भी प्रकार के आवेश को कैरी नहीं करता है और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसीलिए डिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कैरी नो चार्ज और चार्ज नहीं कैरी करता है, इसलिए नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक्सरे का हम प्रयोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने में करते हैं। इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, यानी कि क्रिस्टल की जो संरचनाएं होती हैं इनके स्टडी यानी कि इनके अध्ययन में हम जनरली एक्सरे का प्रयोग करते हैं। और ये क्या करती हैं, गैसेज को आयोनाइज कर देती हैं। आयोनाइजेज गैसेज यानी कि गैसों को क्या कर देती हैं, आयोनाइज कर देती हैं, आयनीकृत कर देती हैं। इसी के साथ साथ अगर देखें तो ये हैवी मेटल्स और बोन्स के थ्रू नहीं पास करते, दे डू नॉट पास थ्रू हैवी मेटल्स एंड बोन्स, do not pass through heavy metals and bones। ठीक है, हैवी मेटल्स और बोन्स अगर देखें तो उनके थ्रू ये पास नहीं करते हैं। यहीं पे अगर देखा जाए तो फोटोग्राफिक प्लेट्स पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, आपने एक्सरे का प्लेट देखा होगा जिसे हम फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। ठीक है, और जिस पे आप देखते होंगे कि वाइट कलर का एक तरीके से इम्प्रिंटमेंट वहाँ पे छप जाता है, इम्प्रिंट छप जाता है, उसे ही हम एक्सरे का एक तरीके से क्या कहते हैं, एक्सरे के प्रयोग से जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर वाइट कलर की इम्प्रिंट छप जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक्सरे का जो लॉन्ग एक्सपोजर होता है ह्यूमन बॉडी को क्या कर सकता है, इंजरस कर सकता है, इंजरी दे सकता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है,
यहीं पे एक्सरे को एब्जॉर्ब करने के लिए बेस्ट एब्जॉर्बर कौन सा होता है? लेड। और इसीलिए जो कूलिश ट्यूब होती है उसमें चारों तरफ यहाँ पे क्या लगाया जाता है? थोड़ा सा पोर्शन छोड़ करके कूलिश ट्यूब में चारों तरफ लेड एब्जॉर्बर लगाया जाता है, यानी कि लेड चैम्बर के अंदर कूलिश ट्यूब को रखा जाता है, ताकि गलती से भी अगर एक्सरे प्रोड्यूस होने लगे तो वो उस लेड द्वारा क्या कर लिया जाए? एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो रडार में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और ये टारगेट द्वारा रिफ्लेक्ट नहीं होते, यानी कि अगर देखा जाए बिकॉज दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द टारगेट, यानी कि रडार की अगर बात करें तो रडार में हम यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में वो वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि परावर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये लाइट रे की सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को क्या करती हैं? शो करती हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, यानी कि अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, इन सभी फेनोमेना को ये क्या करती हैं? शो कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके किसके बारे में? अगर देखा जाए एक्सरे के बारे में। एक्सरे को मुख्यतः दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर एक्सरे का देखें तो टाइप्स ऑफ एक्सरे आपने पढ़ा, हार्ड और सॉफ्ट एक्सरे। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरे देखें तो वो जनरली कितने हैं? दो। एक है कंटिन्यूअस एक्सरे और एक होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरे की अगर हम बात करें तो ये कितने हैं? दो क्लासिफिकेशन है, यानी कि दो क्लासेज में इनको क्लासीफाई किया गया है। वो क्लासेस कौन कौन से हैं? यहाँ पर क्लासेस कौन कौन से हैं यहाँ पे? वो हैं दो। पहला है एक्सरेज का जो क्लासिफिकेशन है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से दो पार्ट्स? पहला है कंटिन्यूअस एक्सरे और दूसरा है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज ये आपके दो क्या हैं? यहाँ पे क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में? एक्सरे के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो दो हैं। वो है आपके कंटिन्यूअस और यहाँ पे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे ये होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये बात होगी एक्सरे के बारे में। और एक्सरे से रिलेटेड मैंने आपको कूलिश ट्यूब, उसके हार्ड और सॉफ्ट एक्सरे और बाकी सभी चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लासिफिकेशन कितने हैं इसके? दो प्रकार के हैं। वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे और दूसरा है वो है आपका कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एज एन इलेक्ट्रॉन पासेस क्लोज टू द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ द टारगेट, यानी टारगेट का जो एटम है उसके न्यूक्लियस से जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन पास करता है तो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से क्या हो जाता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इस रिजल्ट के कारण उस इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाती है, और यही जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन में कमी है वो एनर्जी लॉस के रूप में किस फॉर्म में निकलती है? एक्सरे के फॉर्म में निकलती है। मतलब मान लेते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे की बात करें, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या होगा? सेल्स होंगे, ऑर्बिट्स होंगे। अगर हम एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या कराते हैं? पास कराते हैं, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को इस टारगेट मेटल की तरफ या टारगेट या एनोड की तरफ पास कराते हैं, तो जब ये न्यूक्लियस के पास से होके जाता है, जब ये किसके पास से होके जाता है? न्यूक्लियस के पास से होके जाता है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये अपने पाथ से थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाता है, अपने पाथ से थोड़ा क्या कर गया? डिफ्लेक्ट कर गया, और इस डिफ्लेक्ट के कारण इसकी जो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जब ये न्यूक्लियस से पास होके इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ क्या हो गई? कम हो गई।
और जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया, रीजन क्या होगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाएगी और उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा कैसा हो गया, बेंड हो गया। तो जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ वो किस फॉर्म में निकलता है, एक्सरे के फॉर्म में निकलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे का नाम देते हैं। तो कंटिन्यूअस एक्सरे क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू लॉस इन एक्सेलरेशन ऑफ मोस्ट काइनेटिक इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर देखें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन में जो कमी होती है उसके कारण कंटिन्यूअस एक्सरे का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की, तो यहाँ पर कुछ few of the fast moving electrons having high velocity penetrate the surface atom of the target material and knock out the tightly bound electron even from the innermost shell of the atom। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी मान लेते हैं आपके पास एनोड का, टारगेट का एक एटम है। जैसा कि आपको पता है एटम में न्यूक्लियस होगा, सेल होंगे और इन सेल्स में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन सेल्स में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी सेल्स में होंगे। ठीक है, और ऐसे समय में अगर आप देखेंगे तो मान लेते हैं एक हाईली काइनेटिक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसको हम भेज रहे हैं और उस काइनेटिक इलेक्ट्रॉन ने, जो कि आपका कैथोड से आ रहा है, इस एटम को पेनिट्रेट करके अंदर जाता है और इस अंदर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देता है। यानी कि उस सेल से इसने धक्का मार के या नॉकआउट करके, टकरा करके उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला है, जो इलेक्ट्रॉन उस सेल से निकल गया, तो उतना तो स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो इलेक्ट्रॉन इनर सेल से निकला और ये मान लेते हैं बाहर चला गया। चलिए मान लेते हैं कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये स्पेस खाली हुआ, उसको कवर करने के लिए अगली सेल से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आएगा और जब अगली सेल से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और यही जो एनर्जी है वो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के फॉर्म में क्या होती है, निकलती है। यानी कि टू फिल दिस वैकेंसी, जब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई, हुआ क्या, हाईली काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आया, एटम को पेनिट्रेट किया, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के, अंदर वाली जो सेल थी उसके इलेक्ट्रॉन को या कहीं के भी सेल, इनर सेल को और बाहर सेल कुछ भी कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जब हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, हायर एनर्जी सेल का इलेक्ट्रॉन जब उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा तो ऐसे समय में एनर्जी जो है वो रेडिएट होगी और यही एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, एक्सरे के फॉर्म में निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है, यही एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, एक्सरे के फॉर्म में निकलती है, एक्सरे के फॉर्म में निकलती है। और इस एनर्जी से प्राप्त एक्सरे को हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का नाम देते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का क्या करते हैं, नाम देते हैं और इसी को हम प्राप्त स्पेक्ट्रम को कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो एक्सरे है वो कितने हैं, दो उनके क्लासिफिकेशन हैं। कौन कौन सा, यहाँ पर वो है आपका, एक हो गया कंटिन्यूअस, जिसमें एक्सेलरेशन में कमी आने के कारण, काइनेटिक एनर्जी में लॉस के कारण जितना एनर्जी निकल रहा है वो उसके कारण कंटिन्यूअस बोलोगे। और जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, नॉकआउट कर देंगे, तो उसको फिल करने के लिए जो हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन आएगा, उच्च ऊर्जा अवस्था से नीचे आएगा, तो ऐसे समय में जो एनर्जी निकलेगी उसको हम, उसके बेसिस पे जो एक्सरे बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का नाम देते हैं। क्लियर, ठीक है, तो ये तो बात हो गई। इसी के साथ साथ अगर हम एक्सरे की यूज के बारे में देखें, ठीक है, एक्सरे की यूज के बारे में देखें तो एक्सरेज का जनरली हम यूज करते हैं कहाँ पर, यूजेज की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, अगला है स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ साथ मेडिकल साइंस में, कहाँ पे, इन मेडिकल साइंस, इन मेडिकल साइंस। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो है रेडियोग्राफी,
रेडियोग्राफी, अगला है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट करना, वो भी बाय रेडिएशन। इन इंजीनियरिंग अगर देखा जाए तो तकनीक में, लैबोरेटरी, साथ ही साथ कहाँ, लैबोरेटरी में, लैबोरेटरी, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स यानी कि जो आपके क्या होते हैं, जासूसी विभाग होते हैं, उनमें डिटेक्टिव के रूप में एक्सरे का भी प्रयोग किया जाता है। तो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम यूजेस देखें तो इनका यूज कहाँ किया जाता है, कुछ रोगों को ठीक करने में भी किया जाता है, ठीक है। यहीं पे जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर को भी देखने के लिए हम लोग एक्सरे का प्रयोग करते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके इस मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सरेज के बारे में, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्सरे से रिलेटेड मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताएं, ठीक है, और उसको आप ध्यान से पढ़िए। इसके आगे का जो मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो